जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। आप सभी को पता है कि आज नंबर सिस्टम का 10वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम एक नया कॉन्सेप्ट फैक्टर्स चालू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम फैक्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टर यानी कि जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणनखंड क्या होता है। और देखिए, हमने यहाँ पे फैक्टर के बारे में लिखा है कि वह धनात्मक पूर्णांक जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है उसका गुणनखंड कहलाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या लिखी हो, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं 8, तो इसको विभाजित करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 8 जितनी भी संख्याओं से कटता है, यानी देखिए 8 किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो ये सारी संख्याएं 8 की क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी संख्या को विभाजित करने वाली जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गुणनखंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया 18, क्या दिया गया है, 18। तो देखिए 18 जो है आपका 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 9 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 18 को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। यानी कि ये जो सारी संख्याएँ लिखी गई हैं क्या है, 18 की क्या है, एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर है। हमें इसे फैक्टर क्यों कह रहे हैं कि ये सारी संख्या क्या करती हैं, 18 को विभाजित करती हैं। यानी कि फैक्टर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो संख्याएं, ठीक है, क्या करती हैं, किसी दूसरी संख्या को विभाजित करे, वह उसकी क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है 12। 12 को आप देखेंगे कि 12 जो है आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4, 6 और 12, इन सारी संख्याओं से 12 क्या आता है, आपका कटता है। यानी कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी, 12 की फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग फैक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। यानी कि जो एक है हमारे पास वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है, जो दूसरी संख्या को विभाजित कर सके। यानी कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दे दी गई, आप उसको 1 से भाग करेंगे तो उसको काटना चाहिए, तभी तो उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो आप देखते हैं कि आपको मालूम है, आप किसी भी संख्या को जब 1 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे 72 को 1 से काटेंगे कट जाएगा पूरी बार, 63 को 1 से काटेंगे फिर भी ये पूरी बार कट जाएगा। आप कोई सा भी संख्या ले लीजिए, जैसे 500 ले लीजिए, 500 को भी जब आप 1 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी बार कट जा रहा है। यानी कि आप दुनिया की किसी भी संख्या को जब आप 1 से विभाजित करते हैं तो पूरी बार कट जाता है। इसलिए जो एक को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड कहते हैं। एक क्या होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होती है। यानी कि जो भी संख्या है वो खुद की एक गुणनखंड होती है। जैसे आप देखिए गुणनखंड यानी 63 अगर हम देखें तो ये जो है 63 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि देखिए सेम नंबर को पूरी बार काटता है, कट के कितना देगा, आंसर 1 देगा। जैसे ही आप दुनिया का कोई सा भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए आप 10,000 ले रहे हैं, कितना लिए 10,000। अब जब 10,000 को आप 10,000 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरी बार कट जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं प्रत्येक संख्या अपने आप को क्या करती है, विभाजित करती है। प्रत्येक संख्या खुद को विभाजित करती है, यानी कि प्रत्येक संख्या क्या होती है, खुद की ही गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है कि एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, एक के अलावा, किसके अलावा, एक के अलावा, उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके 2 से कम फैक्टर हो, किसके अलावा, एक के अलावा। ठीक है, तो देखेंगे आप एक केवल 1 से ही कटता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो एक को क्या करे, विभाजित कर सके। तो इसके कितने फैक्टर हुए, केवल एक ही फैक्टर हुए। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी फैक्टर ले लीजिए, चाहे वो प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, उसका आप जब फैक्टर निकालेंगे तो मिनिमम 2 फैक्टर तो मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 2। देखिए 2 जो है आपका 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हुए, 2। ठीक है, इसी प्रकार आप 3 ले सकते हैं। देखिए 3 किससे किससे कटेगा, आपका 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसके भी कितने फैक्टर आए, 2, मिनिमम 2 तो आ ही रहे हैं। आप तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 4। अब जब 4 को आप देखेंगे ये आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, इसके कितने फैक्टर निकले, 3। यानी आप देख रहे हैं 2 से अधिक फैक्टर देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन 2 से कम फैक्टर देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि मिनिमम 2 फैक्टर तो आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखा गया है कि जो गुणनखंडों की संख्या होती है क्या होती है, परिमित होती है। परिमित मतलब कि लिमिटेड, यानी कि फिक्स नंबर होता है। देखिए आप कोई संख्या आपके पास जो लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 6 आपके पास एक संख्या लिखी गई है, तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी। देखिए फिक्स होगी। देखिए जो 6 के गुणनखंड होंगे, देखिए आपको 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 को विभाजित करती हैं। तो देखेंगे आप 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं, 4। टोटल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 को विभाजित करती हैं। 4 के अलावा और इन चारों के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 को क्या करे, विभाजित कर सके। यानी कि इसकी संख्या क्या है, एक परिमित है, यानी कि फाइनाइट है। क्या है, परिमित। यानी कि देखिए इसकी नंबर जो है गुणनखंडों की क्या होती है, फिक्स होती है। अब देखिए अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे कि अगला हेडिंग हमारे पास क्या दिया गया है, मल्टीपल यानी कि गुणक। हमारे पास जो दिया गया हेडिंग मल्टीपल गुणक, गुणक क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे गुणक के बारे में लिखा गया है कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल होता है उस संख्या का गुणज यानी कि मल्टीपल कहलाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 4। इसे 4 में आप दुनिया के किसी भी नंबर से गुणा कर दें तो आपके पास जो गुणनफल मिलेगा वो इस 4 का क्या कहलाएगा, एक गुणज यानी कि मल्टीपल कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल में लेके दिखाते हैं। मान लीजिए आप 4 ले लिए, अब 4 में आप 1 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 4 में आप 10 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। 4 में आप 15 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस 4 में आप अलग अलग संख्याओं से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग संख्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये जो सारी संख्याएं हैं वो क्या है, 4 की एक गुणज यानी कि मल्टीपल है। क्योंकि देखिए 4 में गुणा करने से, 4 में किसी संख्या से गुणा करने के बावजूद ये संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो अगर आपके पास कोई संख्या दिया गया है उसमें आप किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल मिलता है उसका क्या कहलाता है, गुणज यानी कि मल्टीपल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे जो ये 8 लिखा है, 8 को आप देखेंगे ये इस 4 से क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए 8 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। 40 लिखा गया ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ 60 लिखा है ये भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। यानी कि ये जो सारी संख्याएं लिखी गई हैं वो 4 की क्या है, मल्टीपल है। क्या है, 4 की मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे जो ये संख्या लिखी गई है 4 8 40 60, ये 4 की तो मल्टीपल हैं, लेकिन साथ ही में इसके लिए जो 4 है वो क्या है, एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। क्योंकि देखिए 4 इन सारी संख्याओं को विभाजित कर देता है, यानी इन सारी संख्याओं का 4 क्या है, एक फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है। क्योंकि देखिए 4 इन सबको काट देता है। यानी कि हम जिस संख्या का मल्टीपल निकालते हैं तो हमारे पास जो उसका मल्टीपल मिलता है, उसके लिए जिस संख्या का मल्टीपल निकालते हैं उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि देखिए आपके पास एग्जाम्पल लीजिए, या हम 7 ले लेते हैं। 7 में अगर आप 7 से गुणा करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। तो जो ये 49 है वो 7 का क्या है, एक मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। लेकिन ये जो 7 है वो 49 का क्या है, तो ये 7 से आप देखेंगे 49 पूरी पूरी बार कट जाएगा। यानी ये जो 7 है 49 के लिए एक क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। और ये जो 49 है वो 7 के लिए क्या है, एक मल्टीपल है। 49 7 के लिए एक मल्टीपल है, लेकिन 7 49 के लिए क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग मल्टीपल के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला कॉन्सेप्ट कि जीरो जो होता है हर संख्या का एक गुणज यानी कि मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी कि आप जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आपके पास देखने को क्या मिलता है, जीरो। यानी कि आप दुनिया की किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे तो आपके पास जीरो मिलेगा। और इस हिसाब से ये जीरो क्या हुआ, हर संख्या का एक गुणज हुआ। क्या हुआ, गुणज। यानी कि आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आपके पास जीरो मिल जाएगा। तो जीरो क्या होता है, हर संख्या का एक मल्टीपल होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है कि किसी संख्या के जो गुणजों की संख्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। यानी कि हमारे पास किसी संख्या के जो गुणज होते हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं होती कि उसके कितने गुणज मिलेंगे। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा संख्याओं से गुणा करते जाएंगे उतने ज़्यादा उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो इसकी जो नंबर होती है, संख्या होती है, वो फिक्स नहीं होती है कि कितने मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो था फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। हम लोग जान लिए कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ये तो था बेसिक नॉलेज। लेकिन इस टॉपिक में देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके गुणनखंडों की संख्या, इसी के बारे में हमको मेनली इस टॉपिक में यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट में हमको पढ़ना है कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लिए हैं 18 का। किसका लिए, 18 का। तो देखिए 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप देखेंगे 18 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटेगा, 6 9 और 18 से। इतनी सारी संख्याओं से क्या होता है, 18 पूरी पूरी बार कट जाता है। और ये जो सारी संख्याएँ लिखी गई हैं वो क्या लिखी गई हैं, 18 की एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड लिखी गई हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या जो निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके कितने गुणनखंड आए हैं, 6। कितने गुणनखंड आए, 6। वो भी कौन कौन से, देखिए एक तो 1 है, फिर दूसरा 2 है, तीसरा 3, फिर 6, फिर 9 18। ये सारे क्या है, इसके गुणनखंड है। तो टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड कितने आए, 6 देखने को मिले। अब देखिए इन गुणनखंडों में से
इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड कितने हैं। देखिए इसमें से सम गुणनखंड आपसे पूछ देगा कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो आप काउंट करके देखिए, एक ये है सम गुणनखंड, फिर एक ये है सम गुणनखंड और एक ये है। तो सम गुणनखंड कितने देखने को मिल रहे हैं, 3। कितने देखने को मिले, 3। कौन कौन से, पहला सम गुणनखंड आपके पास 2 है, दूसरा सम गुणनखंड कौन सा है, 6, फिर तीसरा क्या है, 18। ये सारे क्या है, इसके इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड है। तो इसकी संख्या कितनी थी, 3, और वो कौन कौन से थे, 2, 6 और 18। अब देखिए अगला यहाँ पे आपके पास दिया गया कि ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड कितने हैं। ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो आप काउंट करके 1, 3 और 9। कौन कौन से, 1, 3 और 9, इसके क्या है, विषम गुणनखंड। इनकी संख्या कितनी है, 3। तो 3 आपके पास सम गुणनखंड देखने को मिले और 3 ही आपके पास क्या मिले, विषम गुणनखंड देखने को मिले। अब देखिए इन गुणनखंडों में से ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक है वो क्या होता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक। यानी एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी आप देखेंगे 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक मिनट, आप देखेंगे कि जो 2 है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप 3 को देखेंगे, 3 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं। 9 देखिए, 9 को आप देखेंगे तो 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का। ये 3 का स्क्वायर करने पर हमको क्या मिला, 9। तो यानी कि 9 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर बस कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने को मिले, 2। कौन कौन से, एक तो पहला 1 देखने को मिला और दूसरा 9 देखने को मिला। तो यानी कि आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या कितनी देखने को मिली, 2। कौन कौन सी, 1 और 9। 1 और 9 क्या आपके पास पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला हम एग्जाम्पल है 1 का। देखिए आपको मालूम है कि 1 का क्यूब करेंगे तो हमको पास क्या मिलेगा, 1 ही देखने को मिलेगा। यानी कि ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इसके अलावा यहाँ पे एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो किसी दूसरे संख्या का क्या हो, घन यानी कि क्यूब हो। यानी कि जो परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन संख्याएँ कितनी है आपके पास देखने को मिली, 1। वो भी कौन सा, एक ही है। ठीक है, चलिए ये चीज़ सारी चीज़ आपको समझिए। अब देखिए अगर आपके पास कोई छोटा नंबर दिया गया है, छोटी संख्या दिया गया है, तो उसके गुणनखंडों की संख्या तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में कोई बड़ी बड़ी संख्या, जैसे 1800 दे दिया जाए, ठीक है, 2160 दे दिया जाए, 1525 दे दिया जाए, ये सारी संख्याएं दे दिया जाए और बोले कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसके कितने कितने गुणनखंड आएंगे। तो आप इसको तो अब इस तरीके से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए आपके लिए एक अलग तरीका बनाया गया है और आइए हम उस तरीके को जानेंगे। यार आप उसी तरीके का यूज़ करके कुछ सेकेंडों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास कोई भी संख्या लिखी गई हो, क्या लिखी गई, जैसे एग्जाम्पल हम 18 से लेके ही चालू करते हैं। देखिए जो 18 है, तो सबसे पहला काम आपको होता है इसके गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। पहला काम होता है आप जो भी संख्या दी गई है उससे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। किसके रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। देखिए जब 18 को जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो इसको तोड़िए। देखिए 2 नवा क्या होता है आपके पास, 18। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार में, और 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 1 बार में। यानी कि बस आपके पास अभाज्य गुणनखंड देखने को क्या मिले, 2 गुणे 3 पे स्क्वायर। यानी 18 के लिए आपने देखा तो आपके लिए इसके अभाज्य गुणनखंड है क्या है, 2 गुणे 3 का स्क्वायर देखने को मिला। क्या मिला, 2 गुणे 3 का स्क्वायर मिला। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो बेस में संख्या लिखी है 2, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ भी क्या लिखा है, 3 है भी एक अभाज्य संख्या। अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या नहीं लिखी है तो आप उसको अभाज्य संख्या बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे आपके पास 6 लिखा होता, यहाँ पे 3 ना लिख के 6 लिखा होता, तो 6 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3। क्या मिलेगा, 2 गुणे 3। अब ये क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में टूट गया। तो ये काम हम करेंगे अगर अभाज्य संख्या नहीं लिखी हो। देखिए तो पहला काम ये होता है कि हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। दूसरा काम क्या होता है, हमको जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना हो यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालने की हो, तो जो भी हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड लिखे गए हैं इसकी जो भी पावर लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, जो भी पावर लिखे गए हैं उस पावर को 1 बढ़ाकर उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। पावर को 1 बढ़ाकर उनकी गुणा कर देनी है। देखिए इसका पावर क्या लिखा है, 1। 1 को आप जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। और इसकी गुणा क्या करनी है, जो दूसरा वाला पावर लिखा है 2, इसको भी आप जब 1 बढ़ाएंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 3। 2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 3। अब देखिए जब 2 में आप 1 की गुणा कर 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। और जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आपके पास मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अभी 2 की जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। 2 में 3 गुणा करेंगे 6, यानी कितने टोटल गुणनखंड निकले, 6 गुणनखंड देखने को मिले। हमने ऐसे भी कितना निकाला था, 6 गुणनखंड। कितने गुणनखंड आए थे, 6। तो ये था इसका तरीका निकालने का। देखिए पहला काम क्या होता है, उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए। दूसरा काम होता है उसके पावर को 1 बढ़ा के उनकी गुणा कर दें, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, देखते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है।
यदि ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एन के जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो क्या होती है। देखिए हमारे पास एन कोई संख्या है जिसे हमने विषम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, तो कैसे टूटा, ए की पावर पी गुणे बी की पावर क्यू गुणे सी की पावर आर के रूप में टूटा। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए जो एन के गुणनखंडों की संख्या होती है वो क्या होती है, पावर को एक एक बढ़ा के उनकी गुणा करते हैं। देखिए पावर पी है तो इसको एक बढ़ाएंगे तो पी प्लस वन हो जाएगा, क्यू को एक बढ़ाएंगे तो क्यू प्लस वन हो जाएगा, और आर को एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस वन। और इन तीनों की क्या कर दी गई है, गुणा कर दी गई है। और ये जो इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा यही क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या होगी, क्या होगी, नंबर, यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या निकलेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया 18 का, अभी हमने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया कितना है, 6 आया था। अब चलिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1800। क्या लेंगे, 1800 लेंगे। अब देखिए जो 1800 है हमारे पास, 18 को आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। अब देखिए कई बच्चों को इसको तोड़ना नहीं आता, तो आप 1800 को देखिए 18 और गुणे 100 के रूप में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 100 के रूप में तोड़ लेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक लिख के उसके बाद से जितना जीरो लगा दिया गया, देखिए 10 के मल्टीपल के रूप में आपके पास कोई संख्या लगे, जैसे आपके पास 10 दिख जाए या 100 दिख जाए या 1000 दिख जाए, तो इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये हमेशा 2 और 5 के रूप में ही टूटेगा, और जितना जीरो होगा उसका पावर उतना लग जाता है। देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 2, तो इसके लिए पावर कितना लग जाता है, 2 लग जाता है। देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 3 है, तो पावर कितना लग जाता है, 3 लग जाता है। 2 और 5 के रूप में तो टूटेगा ही, लेकिन पावर इसका क्या होगा, जितना जीरो होगा उतना पावर लिखेंगे। ठीक है, देखिए उस हिसाब से यहाँ पे हम 1800 को 18 गुणे 100 के रूप में तोड़ेंगे। अब ये जो 18 है, इस 18 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, देखिए 18 को तोड़ेंगे तो 2 से, देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार में, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार में, फिर 3 से कितनी बार कट जाएगा, 1, यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर हुआ। देखिए 2 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 100 को जब आपने तोड़ा तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में टूट गया। इस हिसाब से यहाँ पे 2 का टोटल पावर कितना हुआ, 3, 3 का टोटल पावर कितना हुआ, 2, और 5 का टोटल पावर कितना हुआ, 2। ये तो आपने 1800 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब देखिए आप इसको ऐसे ना तोड़ के आप इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते थे। देखिए 18 गुणे 100 जो आपके पास लिखा गया है, 100 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 लिखेंगे। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को तो आप ऐसे लिख दीजिए, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास देखिए टोटल 2 का कितना पावर मिला देखने के लिए, 2 की पावर 3 देखने को मिली, 3 का कितना पावर देखने को मिला, 3 की पावर 2 देखने को मिली, और 5 का कितना पावर देखने को मिला, 5 की पावर 2 देखने को मिली। तो देखिए हमने यहाँ पे तोड़े क्या लिया था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यहाँ भी तोड़े क्या लिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए हमने 1800 को जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया, तो हमने पहला काम आपको बताया था कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़िए, और जब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, देखिए TNF जहाँ लिखा हो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है। तो देखिए काम क्या, बस पावर को एक एक बढ़ा के उनकी गुणा कर देनी है। पावर को क्या करना है, एक एक बढ़ा के उनकी गुणा कर देनी है। देखिए 3 को जब आप 1 बढ़ाएंगे तो 3 + 6 होगा, 2 को 1 बढ़ाएंगे तो 2 + 6 होगा, फिर इस 2 को बढ़ाएंगे तो 2 + 6 होगा। आप इन सारी संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 + 1 क्या होता है, 4, 2 + 1 क्या होता है, 3, और 2 + 1 क्या होता है, 3। तो ये 4 × 12 और 12 × क्या होता है, 36, यानी कि आपके पास टोटल कितने गुणनखंड देखने को मिल गए, 36 गुणनखंड। यानी इस 1800 को 36 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः क्या करेंगी, विभाजित करेंगी। यानी आपसे पूछ दे कि 1800 को कितनी संख्याएं पूर्णतः विभाजित करेंगी, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 36 संख्याएं हैं। ठीक है, या इसी हिसाब से पूछ ले कि 1800 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप बताएंगे कितना होगा, 36 गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए अगले हेडिंग हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तो था गुणनखंड निकालने का तरीका। अब उस गुणनखंडों में से पूछ दे कि कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो एक सम संख्या है, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या है वो इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 2 की मल्टीपल होती हैं। क्या होती हैं, 2 की मल्टीपल, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सम संख्या होती है 2m के रूप में होती है। क्या होती है, 2m के रूप में, यानी 2 में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें, एनी नंबर 2 में किसी भी संख्या से गुणा कर दें, तो जो हमारे पास गुणनफल मिलता है वो क्या मिलता है, एक सम संख्या, यानी कि एक इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ है यहाँ पे हमने लिखा है कि सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए जो सम संख्या होता है, 2 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे पास जो 1800 है, क्या है, 1800 है, तो इसमें से हमको क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी। क्या करनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो पहला काम तो वही है, इसको अभाज्य विषम मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो अभी हमने ऊपर 1800 को तोड़ा था, तो किसके रूप में टूटा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में टूटेगा। देखिए
तो इवन नंबर के लिए, इवन फैक्टर के लिए इसमें से हमको दो कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, दो का मल्टीपल होता है। जहाँ जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, दो की मल्टीपल होती हैं, इसलिए हमने दो को क्या किया, बाहर लिखा। तो देखिए दो को इसमें से हमने कॉमन करके बाहर लिख दिया। कि पहले था यहाँ पे 2 की पावर 3, तो एक दो बाहर लिखने पे यहाँ पे कितने दो बचे, 2 की पावर 2 बचे। 3 में से कुछ कॉमन नहीं किया तो 3 तो वैसे ही हो गया। अब 5 में से भी कुछ कॉमन नहीं किया तो 5 की पावर 2 भी वैसे लिख दिया। तो अब देखिए हमारे पास जो फैक्टर मिला, क्या मिला, फैक्टर नहीं मतलब कि जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल के रूप में थोड़ा क्या मिला, देखिए ब्रैकेट के अंदर आपके पास देखने को मिल रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम संख्या सम गुणनखंडों की जो संख्या निकालनी है, किसकी निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो जो भी ये पावर लिखा है, पावर को एक बढ़ा के आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए दो को जब एक बढ़ाएंगे तो दो एक क्या होता है, 3। फिर आप जब इस दो को एक बढ़ाएंगे तो दो एक क्या होगा, 3। फिर आप जब इस दो को एक बढ़ाएंगे तो दो एक क्या होता है, 3। अब जब देखिए 3 × 3 × 3 और 3 3 होते हैं क्या होता है, 27। यानी टोटल कितने फैक्टर मिले, 27 फैक्टर मिले, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है। देखिए इसका निकालने का एक और तरीका है। सबसे पहला काम, आप जो भी संख्या लिखी गई है उसको क्या करिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लीजिए। देखिए 1800 था, इसको हमने जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो किसके रूप में टूट गया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2 के रूप में टूट गया। हमको क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या। जब भी आपसे बोले कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी 2 की पावर लिखी गई है सेम पावर को रहने देना है। देखिए 2 की पावर 3 लिखी थी ना, 3 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी जितने भी पावर लिखे गए हैं उन सबको एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 1 बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा, 3। और 2 की पावर को जब 1 बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे भी एक पावर 1 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब इनकी गुणा कर दिए, 3 के 9 और 9 क्या होता है, 27। यानी कि 27 फैक्टर मिलेंगे जो कि सम संख्या होंगी। ठीक है। पहला काम कि 2 का जो भी पावर है सेम वही रहने देंगे, बाकी संख्याओं की जो भी पावर दी गई हैं उसको एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, 72 लिए हैं। 72 को जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो देखिए 8 9 हमारे पास क्या होता है, 72 होता है। और जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, और जो 9 होता है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर। यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने तोड़ा तो क्या मिला, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 के रूप में टूट गया। और जिसको ऐसे नहीं तोड़ना आता है वो क्या करता है, इसका फैक्टर ऐसे निकाल सकता है, इस वाले मेथड से। देखिए 2 से काटेंगे 36 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। इसमें कितने दो आए, 3 बार 2 देखने के लिए, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिखा। कितनी बार 3 देखने को मिले, 2 बार, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा। ये था जो हम लोग बचपन में सीखते थे, लेकिन अब तो इतना टाइम नहीं है कि आप पेपर में ऐसे निकालेंगे, इसलिए आप इसको डायरेक्ट तोड़िए। ठीक है, डायरेक्ट तोड़ना सीखिए। आपके पास जितना ज़्यादा पहाड़ा याद होगा आप उतनी ज़्यादा इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए हमने पहला काम क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। हमने अभी आपको क्या बताया, जब भी इसके बोले कि आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, क्या निकालिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो आपके पास पहला काम क्या है, जो भी 2 का पावर लिखा है उसको सेम वैसे लिख लिया। 2 की पावर जो थी सेम, देखिए हमने 3 ऐसे लिख लिया। अब इसमें जो भी दूसरी वाली संख्या बची उसके पावर को 1 बढ़ा के गुणा करते हैं। देखिए दूसरी वाली संख्या के लिए 3, इसका पावर क्या था, 2, इसको 1 बढ़ा दिए। 2 में जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। दोनों की गुणा कर दिए, 3 क्या होता है, 9। ठीक है, 3 या कितना होता है, 9। यानी कि आपके पास कितने फैक्टर, कितने गुणनखंड देखने को मिले, 9 ऐसे गुणनखंड मिले जो कि क्या है, एक सम संख्या है। 72 की 9 ऐसे संख्या गुणनखंड हैं जो कि क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन करके भी आप देख सकते हैं, ये वही आएगा। देखिए 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 2 था। सम संख्या के लिए इसमें से हम लोग 2 को कॉमन निकालते हैं। देखिए 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बचा, यहाँ पे 3 की पावर 2 बचा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो भी ब्रैकेट के अंदर संख्याएं बचती हैं उसकी पावर को एक एक बढ़ा के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 2 को जब आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। और इस 2 को जब आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब जब 3 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। 9 ही क्या है आपके पास, सम गुणनखंडों की संख्या, किसके लिए, 72 के लिए। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको मालूम है कि जो भी विषम संख्याएं होती हैं वो तो 2 की मल्टीपल तो होने से रही। यानी कि 2 का मल्टीपल अगर हम कर दें, किसी भी संख्या को अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो हमेशा क्या मिलता है, एक सम संख्या मिलता है। यानी विषम संख्या के लिए वो जो भी संख्याएं दी गई हैं वो 2 की मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 2 की मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो 2 की मल्टीपल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी, सम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 की मल्टीपल न हो वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, विषम संख्याएं। यानी कि आपके पास जब भी मल्टीपल में 2 दिखने को मिल जाए तो आप उस 2 को छोड़ देंगे, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं बचती हैं आप उसका यूज करके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे 1800 के लिए निकालते हैं, किसके लिए, 1800 के लिए। ठीक है। आप देखेंगे 1800 के लिए टोटल फैक्टर कितने निकले थे, 36 निकले थे। हमने ऊपर निकाला भी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या।
36 में से आपके पास सम कितने निकले थे, 27 निकले थे। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास टोटल फैक्टर कितने थे, 36 थे, और आपके पास 36 में से 27 संख्याएं क्या थी, इवन थी। तो जो बची हुई संख्याएं वो क्या होंगी, ऑड ही तो होंगी। यानी कि 27 में से आप जब 6 को माइनस करेंगे, मतलब 36 में से जब आप 27 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा आपके पास, 9। यानी कि 9 ऐसे गुणनखंड हैं जो क्या है, ऑड संख्या हैं। 1800 के 9 ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। अब चलिए इसको हम लोग तरीके से भी निकाल देंगे। ये तो था इसका जब दूसरा मतलब वो तरीका जिसमें हमको टोटल फैक्टर मालूम हो, इवन फैक्टर मालूम हो। तो टोटल फैक्टर में से जब आप इवन माइनस कर देंगे तो बची हुई संख्या क्या होगी, ऑड फैक्टर ही तो होंगी। और मान लीजिए आपके पास टोटल फैक्टर मालूम है और ऑड फैक्टर मालूम है, तो आप टोटल में से ऑड माइनस कर देंगे तो जो भी बची हुई फैक्टर हैं वो सारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो विषम संख्या होती है, अभी हमने आपको बताया वो 2 की मल्टीपल नहीं होती है, क्योंकि 2 की मल्टीपल होती है वो सम संख्याएं बन जाएंगी। तो यानी कि जब 1800 को जब हम लोग विषम अभाज्य गुणन, यानी विषम नहीं, यानी कि जब 1800 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, तो उसमें जहाँ जहाँ आपको दो दिखने को मिल जाए, आप उस दो को क्या करेंगे, काट देंगे। क्योंकि दो से इसकी क्या होती है, दुश्मनी होती है, वो 2 का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए हम इस 2 को काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी संख्याएं बची उसका यूज हम लोग करेंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो संख्या क्या बची है, 3 का पावर 2 बचा है और 5 की पावर 2 बची हुई है। तो देखिए अब हमको निकालना नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जो बची हुई संख्या है उसके पावर को एक एक बढ़ा देंगे। देखिए 2 की पावर जब 1 बढ़ाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। फिर इस 2 की पावर जब हम लोग 1 बढ़ाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 यानी कि कितना है, 9। यानी कि 1800 के 9 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है, एक ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं हैं। क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आती है। चलिए हम 72 के लिए भी निकाल के देखते हैं। 72 को जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा था तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2 के रूप में देखने को मिला था। तभी हमने बताया जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो उस कंडीशन में 2 वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। यानी कि 2 वाले चीज़ें नहीं लेते हैं, क्योंकि हम 2 का मल्टीपल नहीं चाहिए। तो 2 की पावर चाहे कितनी भी हो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी संख्याएं बची उसकी पावर को 1 बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, उनकी गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे बची संख्या क्या है, 2, और 2 की पावर को जब 1 बढ़ाएंगे 2 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, आपके पास 3 मिलेगा। अब बाकी यहाँ पे और कोई संख्या तो लिखी नहीं है जिसकी हम लोग गुणा 3 से करेंगे, तो इसलिए हमारे पास टोटल फैक्टर कितने देखने को मिलेंगे, 3। यानी कि 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि क्या है, एक विषम संख्याएं हैं। 72 के 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि क्या है, एक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि हमारे पास अगर कोई संख्या दी गई है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंडों का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अगर आपके पास कोई संख्या लिखी गई हो, जैसे 6 मान लीजिए आपके पास एक संख्या, हम छोटा सा संख्या ले लेते हैं, चलिए 6 नहीं 12 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 12। आप देखेंगे आप 12 को जब तोड़ेंगे तो 3 × 4 के रूप में टूटेगा। यानी कि जब इसको तोड़े तो 3 और गुणे 2 का स्क्वायर टूट गया। यानी कि ये देखिए यह क्या टूटा आपके पास, अभाज्य विषम, यानी कि जो 12 है वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या हुआ, टूट गया। 12 जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में टूट गया। क्या मिला, 2 की पावर 2 और 3 मिला। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछे कि आपके पास विषम नहीं, क्या चीज़ पूछ रहा था, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, इसके कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो अभाज्य संख्या होंगे। देखिए 2 भी क्या है आपके पास, एक अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है आपके पास, एक अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें 3 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 का यूज एक बार हुआ है, तो एक। इसमें देखिए 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 की पावर 2 है ना, यानी 2 की कितनी बार यूज हुई है, 2 बार यूज हुई है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक अभाज्य संख्या यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 + 2 यानी कि 3। यानी कि 12 के 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि बस उसको विषम अभाज्य, जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, देखिए बार बार हम विषम शब्द का यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको क्या निकालना हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहला काम कि आपके पास जो भी संख्या दी गई है उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और दूसरा काम यह है कि उसके जितने भी पावर से पावर को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 1800 को जब हमने तोड़ा तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में टूटा। तो हमको निकालना क्या था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी। तो पावर को हमने क्या किया, डायरेक्टली ऐड कर दिया, यानी 3 + 2 + 2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 × 2 क्या होता है, 5, अब 5 × 2 क्या होता है, 7।
यानी कि 7 गुणनखंड हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या। 1800 के 7 गुणनखंड क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझिए। चलिए इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। यदि अगर हमारे पास कोई संख्या n है जिसे हमने a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r के रूप में तोड़ा, जहाँ पे जो a b और c जो लिखा गया है वो तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जो गुणनखंडों की संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, वो क्या होगी, इसके पावर का डायरेक्टली सम, यानी कि p प्लस q प्लस r। देखिए p इसकी पावर, q इसकी पावर और r इसकी पावर, इसके पावर को हमने क्या किया, डायरेक्टली ऐड कर दिया। यही क्या मिलेंगी, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या मिलेगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिखा है 72। 72 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो क्या मिला, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 के रूप में मिला। अब जब इसका आप सम निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 3 प्लस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 और प्लस 2 इनकी पावर को ऐड कर देंगे तो ये संख्या क्या मिल जाएगी, 5। और यही क्या है, प्राइम फैक्टर्स। क्या है, प्राइम फैक्टर्स की संख्या। प्राइम फैक्टर्स की क्या है, ये संख्या दी गई है। ठीक है, चलिए ये हेडिंग आपको समझ में आई होगी। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन गुणनखंडों की संख्या जो किसी संख्या के क्या हो, गुणज हो। यानी कि आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 1800 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए जो 36 के गुणज हो। क्या हो, 36 के गुणज हो। यानी 36 के गुणज वाले ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 1800 का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए इसके निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसका तरीका भी सेम वही है जो हमने इवन नंबर का निकाला था। किसका निकाला था, इवन फैक्टर निकाले थे, सम गुणनखंड की संख्या निकाली थी। तो उसमें देखिए जो सम संख्या होती है 2 का मल्टीपल होती हैं, और यहाँ पे हमसे क्या पूछते हैं, 18 का मल्टीपल पूछते हैं। देखिए वहाँ पे 2 का मल्टीपल था इसलिए हमने 2 कॉमन करके बाहर निकाला था। यहाँ पे 18 का मल्टीपल पूछा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 18 कॉमन करके बाहर निकालेंगे। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 2160 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणज हो। किसके गुणज हो, 18 के गुणज हो। तो देखिए सबसे पहला काम, जो भी संख्या दी गई है उसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया 2160 को 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 और 5 इसके रूप में हमने तोड़ दिया तो टूट गया। ठीक है, अब 2160 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो हमने ऐसे निकाल के तोड़ा। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे 1080 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 540 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 270 बार में, 2 से काटेंगे 135 बार में, 3 से काटेंगे 45 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 1 बार में। यहाँ पे आपके पास कितने 2 देखने को मिले, 4 बार 2 देखने को मिले, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की पावर क्या लिखी, 4 लिखी। 3 बार 3 देखने को मिले इसलिए 3 की पावर 3 लिखी, और 1 बार 5 देखने को मिला इसलिए हमने 1 बार 5 लिखा। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। हमको क्या करना है, 18 के गुणज के रूप में निकाल, कितने, 18 के गुणज जो हो, ऐसे फैक्टर की संख्या जो क्या हो 18 के गुणज हो। तो देखिए 18 के गुणज, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 18 कॉमन करके बाहर निकालेंगे। देखिए तो ये तो है अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में लिखा गया है, तो हम 18 को भी क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के पावर के रूप में तोड़ेंगे। देखिए तो 18 को जब हमने तोड़ा तो देखिए हम इसको 2 गुणे 3 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 नवा क्या होता है 18 और 3 से काटेंगे 3 3 क्या होता है 9 और 3 एकम क्या होता है 3, यानी कि 1 बार 2 और 3 बार 2 बार 9, यानी कि 2 गुणे 3 की स्क्वायर, ये क्या है 18 लिखी गई है। यानी कि इस दी गई संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, 18 कॉमन निकालेंगे। देखिए 18 को हम लोग 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पास 2 की पावर 4 है, लेकिन हमको कितना 2 चाहिए, केवल 1 2 बाहर चाहिए। तो इसमें से हम 1 2 को बाहर निकाल दिए, और कितना 2 बाहर करना है, कितना 3 बाहर करना है, तो 3 की पावर 2 को हम क्या करना, बाहर निकालना। देखिए यहाँ पे 3 की पावर टोटल 3 दी गई है, तो इसमें से हमको 2 3 क्या करना है, बाहर निकालना है। 2 3 क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ से हमने जब 1 2 को निकाल लिया तो 2 की पावर 3 बचा। यहाँ पर देखिए हम जब 3 की पावर 2 निकाल लिया तो 1 ही 3 बचा। क्या बचा, 1 ही 3, और 5 में से तो कुछ कॉमन किया नहीं गया, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, वैसे की वैसी बच गई। ये जो है वो क्या मिल गया, 18 का मल्टीपल मिल गया, यानी कि 18 का एक गुणज मिल गया। अब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर बचता है उसकी पावर को हम लोग एक एक बढ़ा के क्या करते हैं, उनकी गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पावर क्या बचा है 3, 3 को जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 1 लिखा गया है, तो इसको जब 1 1 बढ़ाएंगे आप तो 2 1 बढ़ के 2 हो जाएगा, ये भी 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस आपकी क्या करना है, इसकी गुणा कर देंगे। 4 2 क्या होता है 8, 8 2 क्या होता है 16, यानी कि 2160 के 16 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे, 18 के गुणज, यानी कि 18 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन का। चलिए हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास था 19,600, क्या था 19,600। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको नहीं बताया। देखिए आप 2160 को तो आपने ऐसे निकाला,
आप इसको डायरेक्टली भी तोड़ सकते थे बिना इसका यूज किए। देखिए 2160 में आप देखेंगे इसको, 2160 को हम लोग 216 इसके रूप में तोड़ सकते हैं, 200, एक मिनट, 216 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। और ये जो 216 है वो क्या है, 6 का क्यूब है। और 10 को आप क्या करेंगे, 2 और 5 के रूप में टूटेगा। अब देखिए इसके बाद से जो 6 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए 6 जो है 2 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। और इसका जब पावर 3 है तो 2 की भी पावर 3 आ जाएगी और 3 की पावर भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बची संख्या क्या थी, 2 गुणे 5, क्या थी, 2 गुणे 5, नहीं 2 का टोटल पावर कितना हो गया, 4, 3 की टोटल पावर 3 और 5 के टोटल पावर क्या हो गया, 1। तो देखिए क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। ठीक है, इस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 19,600 को तोड़ के दिखाते हैं। देखिए जो 19,600 है, आप इसको क्या करेंगे, 196 और गुणे 100 के रूप में तोड़ सकते हैं। और ये जो 196 है वो क्या लिखा गया है, 14 का स्क्वायर लिखा गया है। क्या लिखा गया, 14 का स्क्वायर और गुणे 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। हमने इस 100 को तोड़ दिया। अब देखिए जो 14 लिखा गया वो क्या लिखा गया, 2 की पावर 7 ही तो लिखा गया है, और गुणे 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। देखिए 2 सत्ते क्या होता है, 14, और पावर 2 था तो इसलिए दोनों की पावर हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। और देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 था पहले से, यार 5 की पावर 2 भी पहले से था, यानी 2 की टोटल पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, देखिए वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। 19,600 को 196 गुणे 100 के रूप में तोड़ दिया। जो 196 वो क्या है, 14 का स्क्वायर है, और जो 100 है उसको हम लोग 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब ये जो 14 लिखा गया, इस 14 को आप 2 गुणे 7 के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन पावर 2 था इसलिए मैंने दोनों की पावर क्या लगा दी, 2 लगा दी। अब देखिए हमारे पास 2 की जो टोटल पावर आ गई कितनी आ गई, देखिए 2 पावर यहाँ पे और 2 पावर यहाँ पे, तो 2 की टोटल पावर हो गई 4, और ये 5 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2, और 7 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2। अब देखिए हमको क्या करना है, 19,600 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 140 के क्या हो, गुणज हो, 140 के गुणज हो। तो 140 को भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। तो देखिए 140 को आप लिख सकते हैं 14 गुणे 10, और 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। यानी इसको हमने जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो 2 की पावर 2, 5 और 7 के रूप में टूट गया। किसके रूप में टूट गया, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में टूट गया। और ये क्या लिखा गया, 140 लिखा है। तो हमको क्या करना है, इसी को बस कॉमन करके बाहर निकालना है। क्या करना है, कॉमन करके बाहर निकालना है। तो देखिए हमारे पास था टोटल 2 की पावर 4 था, इसमें से हमने जब 2 की पावर 2 बाहर निकाल लिया कॉमन करके, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 ही 2 बचेगा। एक 5 चाहिए, तो हमने इसमें से 2 5 था तो एक 5 को बाहर निकाल लिया, तो अब कितनी 5 बचेगा, एक ही 5 बचेगा। ठीक है, 2 तो हमारे पास 7 था, एक 7 को बाहर निकाला था, तो हमने एक 7 जब बाहर निकाल लिया तो कितना 7 बचा, केवल एक ही 7 बचा। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हमको जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है उसके पावर को एक एक बढ़ा के हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 2 की पावर जब आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। और जब इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 1 लिखा गया, इसको जब 1 1 बढ़ाएंगे तो बढ़े कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 या 12, यानी कि 19,600 के 12 ऐसे गुणनखंड हैं जो क्या हो, 140 के मल्टीपल हो। क्या हो, 140 के मल्टीपल यानी कि गुणज हो। ठीक है, ये सच कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा कि हम लोग मल्टीपल वाला फैक्टर कैसे निकालते हैं जो किसी संख्या का क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और हेडिंग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए उन गुणनखंडों की संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, क्या है, जो एक पूर्ण वर्ग है। यानी कि हमारे पास कोई संख्या लिखा गया है, उसको उसमें से हमको उसका फैक्टर निकालना है, वो भी कैसा फैक्टर, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, उनकी संख्या ज्ञात करें, उसकी कितनी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका होता है, देखिए जो भी स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर की जो घात होती है पावर, वो कितनी होती है, 2, कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो देखिए इसलिए हमको क्या करना है, जो चूँकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका पावर 2 होता है, इसलिए इसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी संख्या दी गई होगी उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और जो भी उसके पावर हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंडों के पावर आए हैं, उस पावर को हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद से आपको जो आंसर मिलेगा उसमें से जो इंटीजर वाली वैल्यू, जैसे मान लिया आपको भाग करने पर 2.3 मिला, तो इंटीजर वाली वैल्यू क्या केवल 2 ही हुई,
क्या है, केवल 2 ही। मान ली आपके पास भाग करने पर 2 मिला, या आपके पास भाग करने पर 3.125 कुछ भी मिल जाए, तो इसमें से आपके पास जो देखिए यहाँ पे आपके पास पूर्णांक क्या है, केवल 3 है, यहाँ पे आपके पास पूर्णांक क्या है, केवल 2 है। यानी कि डेसिमल से पहले वाले जो भी नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। और उसमें आप क्या करेंगे, बस एक ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, और वही क्या हो जाएगा आपके पास, उसकी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या। और मान लीजिए आपके पास कई सारे पावर्स हैं, तो सारे जो इंटीजर हैं उसमें एक एक जोड़ के उन सबको क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। चलिए ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए हमें क्या करना है, 1800 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। उनकी संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहला काम 1800 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। देखिए हमने इतनी बार तोड़ लिया कि हमको मालूम हो गया कि 1800 को जब भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में क्या होगा, टूटेगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि जब भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, पावर को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, पावर को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब देखिए पहले पावर क्या लिखा है, 3, 3 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल के बाद वाले से हमको कोई मतलब नहीं, तो यहाँ तो भाग तो करने आए नहीं, हमको फैक्टर निकालना है। तो 1 पॉइंट जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्णांक वाली वैल्यू क्या है, केवल 1 है। तो आप इस 1 में जब 1 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपके पास 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी वाली संख्या क्या लिखी गई है, इसकी पावर लिखी गई है 2, 2 को आप 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक, एक क्या आपके पास पूर्णांक। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक में फिर से आप एक ऐड कर देंगे तो इसका फैक्टर निकल जाएगा। देखिए 5 की पावर जो 2 है, आप यहाँ पे भी लिखा गया 2, जब इस 2 को भी आप 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, एक, और उस एक में क्या करेंगे, आप एक ऐड कर देंगे। तो जब आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने गए हो तो जितनी भी पावर को आप 2 से भाग किए उन सब की क्या कर देंगे, उसमें एक जोड़ने वाले के बाद से उन सबकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर अपने एक में एक जोड़ा क्या मिला, 2 मिला, यहाँ पे अपने एक में एक जोड़ा क्या मिला, 2 मिला, यहाँ पे अपने एक में एक जोड़ा क्या मिला, 2। इन तीनों को जब गुणा कर देंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, 8, और 8 ही क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। यानी इसके जो टोटल फैक्टर थे 1800 के टोटल फैक्टर जो आपके पास थे, 1800 के टोटल फैक्टर आपके पास कितने आए थे, देखिए 1800 के आपके पास टोटल जो फैक्टर आए थे 36 आए थे। कितने आए थे, 36 फैक्टर आए थे। अब देखिए इस 36 फैक्टर में से आपको मालूम होगा कि देखिए सम फैक्टर कितने आए हैं, सम फैक्टर नहीं, एक पूर्ण वर्ग फैक्टर कितने आए, जो एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, कितने, 8। एक 1800 के टोटल 36 फैक्टर हैं, उस 36 फैक्टर में से 8 फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हैं। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण घन हो। क्या हो, पूर्ण घन हो, यानी कि पावर जो होता है घन, क्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट क्यूब नंबर का जो पावर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई होगी उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और उसकी जो भी पावर होती है उस पावर को 3 से भाग करेंगे, और उसके बाद से जो भाग करने में जो इंटीजर वैल्यू मिलती है उसमें एक ऐड कर देंगे, उसके गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। इंटीजर मतलब कि डेसिमल के पहले वाली वैल्यू, और भाग करने पे डेसिमल में आ रहा है तो केवल उससे पहले वाले डिजिट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसके बाद वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, उसमें एक हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपके पास लिखा गया है 10,800, क्या लिखा गया है, 10,800। आप इसको 108 गुणे 100 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखिए 100 जो 8 है इसको आप 12 गुणे 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, 12 9 108 होता है, और 100 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में टूटेगा। अब देखिए जो 12 है आप इस 12 को 4 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, और जो ये 9 लिखा गया है इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर पहले से ही था, 5 का स्क्वायर पहले से ही था। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इसे 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस 3 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2 पावर इसके पास और 1 पावर इसके पास, यानी कि टोटल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 की टोटल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। और देखिए फिर यहाँ पे हमने 2 की पावर 2 था और 5 की पावर 2 को ऐसे ही सेम लिख दिया। अब देखिए जब इसको लास्ट में लिखेंगे तो 2 की टोटल पावर कितनी मिली, 4, 3 की टोटल पावर कितनी मिली, 3, और 5 की टोटल पावर कितनी देखने को मिली, 2 मिली। ये क्या था, इसका एक 10,800 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। अब देखिए तोड़ने के बाद से हमको क्या करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि हमको परफेक्ट क्यूब निकालना है तो पावर को 3 से डिवाइड करते जाएंगे। देखिए 4 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, कोई मतलब नहीं, केवल 1 में आप 1 जोड़ के लिख देंगे। देखिए एक में एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर दूसरा पावर क्या दिया, 3, जब 3 को आप 3 से भाग करेंगे क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, और अब एक में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए तीसरा पावर क्या लिखा है, 2,
जब आप 2 को भाग करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले क्या मिला 0। अब जब इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो भी कैसे, जो एक परफेक्ट क्यूब हो। क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। तो आप इन तीनों की क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 1, तो आपके पास कितना हो जाएगा 4। यानी कि आपके पास 4 ऐसे गुणनखंड देखने को मिले जो क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन संख्याएं हो। क्या हो, पूर्ण घन संख्याएं हो। ठीक है, समझ में आया आपको। पूर्ण घन कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, पावर को 3 से भाग करेंगे और जो उसमें से पूर्णांक वैल्यू मिलेगा उसमें 1 जोड़ के उन सबको ही गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण घन हो। अब देखिए कई बार एग्जामिनर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हो, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो और एक परफेक्ट क्यूब हो। जैसे देखिए आपके पास एग्जांपल हम ले लें 64। 64 जो है वो क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो देखेंगे जो 64 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यानी कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी और एक परफेक्ट क्यूब हो। तो आप जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर की जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, और जो परफेक्ट क्यूब की जो पावर होती है क्या होती है, 3 होती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर दोनों हो उसकी पावर क्या होने वाली है, 6 होने वाली है। पावर क्या होने वाली है इसकी, 6। यानी कि अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको 6 से भाग करेंगे, जो इंटीजर वैल्यू मिलेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, उसके गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। यानी कि देखिए हमने अपने पास से कोई संख्या मान लिया n, क्या मान लिया n। n हमारे पास कोई संख्या, कोई सी भी संख्या हो सकती है जिसके हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा। मान लिया कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ने के बाद से वो टूटता है 2 की पावर 19, 3 की पावर 26, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 4 के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारे पावर्स को 6 से भाग करते जाएंगे। क्या करेंगे, 6 से भाग करते जाएंगे और उसमें 1 ऐड करते जाएंगे। देखिए 19 को 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18 होता है। पॉइंट में समथिंग है, कोई मतलब नहीं है, 3 में 1 जोड़ के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 26 को जब 6 से भाग करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई बहस नहीं है उससे, बस 4 में आप 1 ऐड करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 को जब 6 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या करेंगे, केवल 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब 4 को आप 6 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में आप 1 ऐड करिए, कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब आपको जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इन सब की क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 4 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 1 कितना देगा, 4 पचे 20 दूनी 40। यानी कि इसके n के 40 फैक्टर ऐसे हैं जो एक परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर दोनों हैं, यानी कि क्यूब और स्क्वायर दोनों हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास गुणनखंडों का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो देखिए गुणनखंडों का योग निकालने के लिए चलिए आज की क्लास लगभग 47 मिनट की हो चुकी है। तो आपके पास हम अगली क्लास में यहाँ से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, गुणनखंडों का योग। यानी कि कल हम जब हम अगला क्लास आपके पास लेके आएंगे तो उसमें आप क्लास जो स्टार्ट होगी गुणनखंडों का यानी सम ऑफ फैक्टर से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें जो फ्री में मैथ पढ़ना चाहते हैं और बेहतरीन मैथ पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ये जो मैथ है ये एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। क्या चल रहा है, एक फाउंडेशन बैच। यानी कि अगर आप इस बैच को पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो आपके पास इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो हम आपके पास क्लास में ना पढ़ाए गए हों। ठीक है, तो आप अगर इस फाउंडेशन बैच से कंप्लीट मैथ पढ़ लेते हैं तो आप इंडिया के सारे वनडे एग्जाम्स ईजिली दे सकते हैं। ठीक है।